हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल Study 05। आई एम मेमा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 प्राणियों में पोषण, न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल्स। तो इस चैप्टर में हम लोग इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे, वर्ड टू वर्ड समझेंगे। इसके पहले का एक चैप्टर है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप उस चैप्टर की वीडियो को देख सकते हैं। जैसा कि हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि पौधे जो होते हैं वे अपना भोजन फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के प्रोसेस द्वारा स्वयं ही बना लेते हैं, इसलिए उन्हें स्वपोषी कहते हैं। तथा वे इस प्रोसेस में CO2, H2O, क्लोरोफिल तथा सनलाइट के प्रेजेंस में इस प्रोसेस को करते हैं। पर जो ह्यूमन बींग्स होते हैं प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस नहीं करते हैं तथा वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वे डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट रूप से प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं, उन्हीं से हमें भोजन प्राप्त होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो फूड होता है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। फूड से ही हमें एनर्जी मिलती है और फूड के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मानव सहित सभी जीवों की वृद्धि करने के लिए और शरीर के स्वस्थ एवं हेल्दी रखने के लिए एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। यानी कि विकास का मतलब होता है कि जैसे कि हमारी हाइट बढ़ती है, हम बढ़ते हैं, कई चीज़ों का विकास होता है, तो उसे हम उस चीज़ को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। और हमें भोजन से कई प्रकार का न्यूट्रिशन मिलते हैं, जिसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। हमें भोजन के न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स होते हैं। हमें भोजन से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स प्राप्त होते हैं, जिससे कि हमारे शरीर का विकास होता है। इसे हम कंपोनेंट ऑफ फूड भी कहते हैं। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स हैं, इसे हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ फूड, यानी कि हम इसे कंपोनेंट ऑफ फूड कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वह एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज है, जिसे कि सरल पदार्थों में बदलना पड़ता है, तब हमारा डाइजेशन की प्रक्रिया पूरी होती है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज हैं जिनका यूज हम डायरेक्ट रूप से नहीं करते हैं, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलने की ज़रूरत होती है। जैसे कि कुछ लोगों को मैथ टफ लगती है, तो जैसे कि हम लोग जब कोई सम्स करते हैं तो जब 2 + 3 + 4 + 9 + 5 होता है, तो उसे हम सिंपल करते हैं। पहले हम 2 + 3 का ऐड करते हैं, 2 + 3 = 5 होता है, तो 5 को फिर 4 से ऐड करते हैं, तो इस तरीके से हम उसे सिंपल बना लेते हैं। तो इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट को भी हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं तो उसे हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट में बदलते हैं। तो हम लोग खाना पचता कैसे, जो हमारा खाना है वो पचता कैसे है। खाने के पचने के प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहते हैं, यानी कि जो खाना पचता है उस प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। जैसे कि हम लोग जो खाना खाते हैं वह बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि जटिल। इसे कई भागों, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, अलग अलग प्रोटीन में करके तोड़ा जाता है। यानी कि जो हम लोग खाना खाते हैं वह बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और इसे हमें कई भागों में करके तोड़ना पड़ता है, ब्रेक किया जाता है। जब हम कॉम्प्लेक्स फूड को हम सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देते हैं या तोड़ देते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन कैसे होता है, यही पूरा प्रोसेस इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि डाइजेशन कैसे होता है। तो जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है, तथा इसी प्रक्रम को पाचन कहते हैं। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज है उसे सिंपल सब्सटेंसेज में कन्वर्ट होना या ब्रेक करना ही हमारा डाइजेशन का प्रोसेस कहलाता है। तो इसी प्रक्रम को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। तो इस ये डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ, यानी कि मोड ऑफ टेकिंग फूड। जो हम फूड को टेकिंग करते हैं, मोड ऑफ टेकिंग फूड जो है, जैसे कि हम उसे विभिन्न तरीके से खाते हैं। जो खाने की विधियाँ हैं हम विभिन्न तरीके से होती हैं। किस तरीके से हम लोग खाना खा सकते हैं, तो इसमें हम ये जानेंगे कि हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा जो हम मोड ऑफ टेकिंग फूड है हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कि हम लोग खाना अलग तरीके से खाते हैं, जानवर अलग तरीके से खाते हैं। जैसे कि हम जो भोजन करते हैं वह हाथ के द्वारा फिर मुंह तक पहुंचाते हैं, और जो मधुमक्खियाँ होती हैं वे फूलों के रस को सक करती हैं, तब वे खाती हैं, तब वे उस पौधे के रस को चूसती हैं। और जैसे कि कुछ बच्चे और जो जानवर के बच्चे होते हैं, जैसे कि अपनी माँ का दूध पीते हैं, स्नैक अपने शिकार को पूरा निकल जाता है। और जैसे कि कुछ जंतु जो पानी में तैरते रहते हैं, वे जो पानी में पार्टिकल तैर रहे होते हैं, जो कण तैर रहे होते हैं, उसको फिल्टर करके खाते हैं। तो सभी के खाने के तरीके अलग अलग होते हैं, यानी कि जो मोड ऑफ टेकिंग फूड होता है बहुत ही डिफरेंट तरीके का होता है। लोग अलग अलग तरीके से खाते हैं, जिसे हम मोड ऑफ टेकिंग फूड कहते हैं। नेक्स्ट हमें एक अमेजिंग फैक्ट के बारे में जानेंगे। जैसे कि ये है स्टारफिश। तो स्टारफिश जैसे कि जो होती है ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म को खाती है जो कैल्शियम का सेल होता है, यानी कि जो कैल्शियम कार्बोनेट का जिसका सेल होता है वह ऐसे ऑर्गेनिज्म या जंतुओं का आहार करती है, इसे खाती है। जिसका स्टमक जो होता है वह इसके मुंह पर
निकल कर आता है और इसका पेट जो होता है उसके मुंह में आ जाता है और ये सॉफ्ट एनिमल जो होता है ना उसका हार्ट सेल के अंदर को उसको खा जाती है। इसका पेट फिर अंदर चला जाता है और यानी कि इसका जो पेट होता है वह मुंह तक आता है और फिर वापस चला जाता है। जब वो मतलब कि वो जीव को खा देती है तो वह फिर वापस चला जाता है और धीरे धीरे वह अपना खाना डाइजेस्ट करते रहते हैं। तो इस तरह से जो स्टार फिश होती है जो वो कैल्शियम कार्बोनेट जो जंतु होते हैं जिनका जो सेल होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, उसके सॉफ्ट भाग होता है उसको वह खा लेती है और धीरे धीरे वह पचाती रहती है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे मानव में पाचन की मानव में पाचन कैसे होता है, यानी कि डाइजेशन इन ह्यूमन। जैसे कि हम लोग जो होते हैं सबसे पहले मुख द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं और इसे पचाते हैं। तो इसी तरह से जैसे कि फिर इसको उपयोग करते हैं और आहार का बिना पचा हुआ भाग जो होता है वह हम लोग निकाल देते हैं। तो जैसे कि क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है, यानी कि आपने कभी ये सोचा है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है। तो भोजन जो होता है एक कंटिन्यूस नली होती है, उससे वह पास होता रहता है जो कि मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है, यानी कि बकल कैविटी से होकर एनस तक जाती है। इस नली को हम विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, यानी जो नली है ये विभिन्न भागों में बटी हुई होती है। जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस होता है वह विभिन्न भागों से होकर गुजरता है, जैसे कि मुख गुहिका, ग्रास नली या ग्रस्का जिसे कहते हैं, इसे फूड पाइप भी कहते हैं और इसे अमाशय, क्षुद्रांत, छोटी आंत, बृहदांत, बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी होती है तथा मलद्वार अथवा गुदा एनस। तो ये जो भाग होता है बहुत ही लंबा होता है और ये सभी जो भाग होते हैं, ये सभी जो पार्ट होते हैं, यही ही हमारे डाइजेशन प्रोसेस को करते हैं। ये हमारी जो पाचन नली होती है इसका निर्माण करते हैं। जैसे कि जो भोजन होता है वह विभिन्न भागों से होकर गुजरता है, यानी कि जब हम भोजन को खाते हैं तो वह तरह जो भिन्न स्थानों से होकर गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन जो होता है वह क्रम से वह जो भाग होते हैं वह करते जाते हैं और फिर अमाशय की जो आंतरिक भित्ति होती है वह क्षुद्रांत तथा आहार नाल से जुड़ी हुई होती है और जो ग्रंथियाँ होती हैं वह विभिन्न प्रकार के जो रस है उस चीज़ को स्रावित करती है, यानी कि सेक्रेट करती हैं। जो जैसे कि लार ग्रंथि है, यकृत, अग्नाशय, ये सभी जो होती हैं वे डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं वह सेक्रेट करती हैं, यानी कि जिससे हमारे भोजन का पाचन होता है। ये सभी हमारे भोजन के लिए एक पाचन रस को सेक्रेट करती हैं और पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके स्वरूप में बदल देते हैं, यानी कि जो पाचक रस होते हैं जो कि हमारे ऑर्गन्स हैं जो सेक्रेट करते हैं, यानी कि जो स्रावित करते हैं, वह जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है यानी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज होते हैं उसे इजी सब्सटेंसेज में बदलते हैं, यानी कि सिंपल सब्सटेंसेज में बदलते हैं और आहार नाली में संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं, यानी कि डाइजेशन सिस्टम का निर्माण करती हैं। जो ये सभी जो फूड पाइप है, ओएसोफेगस है, ये सभी जो है हमारे डाइजेशन सिस्टम का निर्माण करती हैं। जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि ये जो है जैसे कि सबसे पहले बकल कैविटी मुख गुहिका है। हमारा जो डाइजेशन होता है वह मुख गुहिका से स्टार्ट होता है और हमारी जो जीभ है हमारे खाने को मिक्स करने में सहायता करती है, जिसमें सलाइवा पाया जाता है, यानी कि लार पाई जाती है, जिसे हम थूक कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, उसे हम लार पाते हैं। यानी कि जो हमारे मुंह में लार ग्रंथि होती है जिससे कि हमारा भोजन मिक्स होता है, गीला हो जाता है। तो हमारी जो जीभ है वह हमको भोजन को मिक्स करने में सहायता करती है। और ग्रस्का जिसे हम फूड पाइप या ओएसोफेगस भी कहते हैं, यकृत जिसे हम लीवर कहते हैं और अमाशय जिसे हम स्टमक कहते हैं। अमाशय जो होता है वह जे-आकृति का होता है और हमारा जो भोजन है वह अमाशय में रहता है। अमाशय में रहता है जो हमारा भोजन होता है। और क्षुद्रांत, जैसे कि क्षुद्रांत, बृहदांत, मलाशय जिसे एनस, जैसे मलाशय जो होता है गुदे को हम एनस कहते हैं और पित्ताशय जिसे गाल ब्लेडर कहते हैं। मानव में ये मानव का पाचन तंत्र होता है, जैसे कि ये पूरा जो सिस्टम है डाइजेशन सिस्टम कहते हैं इसको, यानी कि मानव का पाचन तंत्र होता है। तो आइए हम जानें कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। तो हम ये जान सकते हैं कि आहार नालिका में जो भोजन का क्या क्या होता है, यानी कि जो ये ऑर्गन्स हैं क्या क्या वर्क करते हैं। तो मुख एवं मुख गुहिका, जो मुख है मुख गुहिका जो बकल कैविटी है वह क्या करती है, तो हम इसके द्वारा भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं। तो आहार को शरीर के अंदर ले लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। ये एक इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है जिसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा, हम दांतों की सहायता से भोजन को चबाते हैं तथा जैसे कि जो हम इसे मैकेनिकल वर्क करते हैं, तरीके जो मैकेनिकल वर्क जिसे हमें खुद करना पड़े, जैसे कि हम इसे चबाते हैं तो ये एक मैकेनिकल वर्क होगा। तो इसे यानी कि यांत्रिक विधि द्वारा हम इसे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। तो प्रत्येक दांत जो होते हैं मसूड़ों के बीच अलग अलग तरीके से फंसे हुए होते हैं, यानी कि जैसे कि हम किसी चीज़ को सेट कर देते हैं वह उसी तरह से हमारे मुंह में सेट होते हैं। तो हमारे दांतों की जो आकृति होती है वह भिन्न भिन्न होती है, इसलिए हम उसे विभिन्न विभिन्न पार्ट में बांटते हैं। उनको हमने अलग अलग नाम दिया हुआ है। जैसे कि हमारे जो आगे के 4 दांत हैं
वह उसे हम कृतनक कहते हैं, यानी कि इंसीजर, जिसे ये इंसाइजर भी कहते हैं। और जो फिर नेक्स्ट जो अगल बगल के दांत होते हैं उसे कृतनक कहते हैं, जिसे कैनाइन कहते हैं। फिर नेक्स्ट जो है अगल बगल के दो जो दांत हैं उसे हम रत्नक कहते हैं, प्रीमोलर कहते हैं। फिर उसके आगे के जो दांत तीन हम लेते हैं अगल बगल के, उसे हम चवर्णक कहते हैं, यानी कि जिसे हम मोलर कहते हैं। तो हमारे जो दांत हैं वह चार प्रकार के होते हैं, जैसे कि चवर्णक, अग्रचवर्णक, रत्नक, कृतनक, यानी कि इसे इंग्लिश में हम मोलर, प्री मोलर, कैनाइन और इंसीजर कहते हैं। तो ये जो हमारे हैं हमारे पार्ट्स ऑफ टीथ हैं, यानी कि जैसे कि हम टीथ के पार्ट्स को बांटते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा जो हमारे दांत होते हैं वे दूध के दांत भी होते हैं और स्थायी दांत भी होते हैं, यानी कि जो दांत होते हैं वह मिल्क टीथ जो होते हैं और ये परमानेंट टीथ होते हैं। जो मिल्क टीथ होते हैं वह हमें छोटे जब हम लोग होते हैं तब वह हमारे मिल्क टीथ होते हैं, और वे जब टूट गिर जाते हैं और वे दूसरे टीथ निकलते हैं उसे हम परमानेंट टीथ कहते हैं। यानी कि जो 5 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं उनमें मिल्क टीथ होते हैं, और फिर धीरे धीरे वे हट के 8 वर्ष तक की आयु तक वे सभी गिर जाते हैं और उनके परमानेंट टीथ निकल आते हैं। और परमानेंट टीथ फिर कभी नहीं जाते हैं, लेकिन जब अगर ख़राब नहीं होते हैं तो वे हमेशा बने रहते हैं, इसलिए उन्हें परमानेंट टीथ कहते हैं। और समान स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, तथापि वृद्धावस्था में प्राय गिरने लगते हैं, फिर से कमज़ोर हो जाते हैं, और जब मनुष्य बुढ़ा हो जाता है तो वे फिर से गिरने लगते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिठाइयाँ और दंतछाया, जैसे कि सामान्यतः हमारे मुख में कई प्रकार के बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, परंतु उसमें उससे कोई हानि नहीं होती। जो हमारे मुंह में बैक्टीरिया पाते हैं वह हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, यानी कि वे हानि नहीं करते। लेकिन जब हम खाने के पश्चात यदि हम दांत को अच्छे से अपने मुंह को जो माउथ साफ नहीं करते हैं तो वे अपने हानिकारक जीवाणु को वास करने की वृद्धि करने लगते हैं, और ये हमारे जो जीवाणु होते हैं फिर हानि पहुँचाने लगते हैं। इसलिए जो हमें डेली ब्रश करना चाहिए, हमको अपने टीथ को क्लीन करते रहना चाहिए। और जो ये जीवाणु होते हैं दांतों के बीच फंसे भोजन को शर्करा का विघटन कर अम्ल में चेंज कर देते हैं, निमोचित कर देते हैं। इसलिए हमें अम्ल ये धीरे धीरे हमारे दांत को क्षति पहुंचाते रहते हैं, इसे हम दंतक्षय कहते हैं। यदि समय रहते हम इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है, हमारे दांत को ये खराब भी कर सकता है, जिससे कि हमारे दांत टूट गिर भी सकते हैं और हमारे दांत को काफ़ी सारी जैसे कि कैविटी वगैरह हो जाती है। तो ये सभी दंतक्षय रोग होते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय और चीनी युक्त मिठाई व अन्य पदार्थ दंतक्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं, यानी कि हमें ज़्यादा चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए, जिससे कि हमारे टीथ हेल्दी रहें। और हमारे टीथ हेल्दी होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक दिन कम से कम हमें पर डे डेली 2 बार ब्रश करना चाहिए, क्योंकि हमें खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए और गंदी उंगली बिना धुली वस्तु हमें मुंह में नहीं डालनी चाहिए, जिससे कि हमारे जो टीथ हैं वे हेल्दी रहें। जैसे कि हमारी एक्टिविटी दी गई है कि इसमें हमें 2 परख नली लेनी है। जैसे कि हम लोग की एक्टिविटी दी गई जिसमें कि हमें 2 परख नली लेनी है, जिसमें कि हमें ए और बी लिख लेना है, और फिर उसमें एक परख नली में हमें मुंह से चबे हुए चावल डालने हैं और दूसरे में हमें नॉर्मल उबले हुए चावल डाल लेने हैं, और फिर उसमें दोनों में आयोडीन विलयन डालना है। और फिर जब हम इसको देखते हैं तो जो आयोडीन विलयन जो सिंपल चावल उबले हुए डाल देते हैं तो उसमें जो होते हैं हमें ब्लू कलर का हो जाता है, और जो हम मुंह में डाले हुए चावल डालते हैं तो उसमें वह ब्लू कलर का नहीं होता है, जिससे कि वह उसे स्टार्च में बदल देता है। इसलिए जो सलाइवा होता है वह उसको स्टार्च में बदल देता है। तो यह एक सिंपल सा एक्टिविटी थी जिसको हम घर में भी कर सकते हैं। और जैसे कि जीभ, तो जीभ जिसे हम टंग कहते हैं, तो हम बोलने के लिए इसका प्रयोग करते थे, तथा ये एक हमारी बॉडी का एक फ्लैशी पार्ट है, यानी कि एक मांसल हिस्सा है, यानी कि मांसपेशी ये हमारी बॉडी का एक फ्लैशी पार्ट होता है जो पीछे की ओर मुख्य गुहा यानी बगल कैविटी के अधर तल से जुड़ी हुई होती है, और हमें किसी भी दिशा में इसको मूव करा सकते हैं। ये हमारे भोजन को निगलने में सहायता करती है, और जीभ के द्वारा ही हम टेस्ट कर पाते हैं। हमारी जीभ में कई टेस्ट बड्स यानी कि स्वाद कलिकाएँ होती हैं, जिसकी सहायता से हम टेस्ट को जान पाते हैं। तो किससे हमें विभिन्न प्रकार के टेस्ट का पता चलता है, यानी कि जब हम विभिन्न प्रकार के खाना को खाते हैं तो हमें उनके टेस्ट का पता चलता है। तो इसमें कई प्रकार की टेस्ट बड्स होती हैं, जैसे कि जो पीछे वाला पार्ट है जिसमें हमें बिटर का यानी कि कड़वेपन का टेस्ट का पता चलता है, और बीच वाले पार्ट में हमें स्वीटनेस का पता चलता है, और साइड वाले जो पार्ट होते हैं उससे हमें श्योर कि वह खट्टा है या नहीं है, तो उस चीज़ का पता चलता है। स्वीट एंड साल्ट, तो जैसे कि जो आगे का अग्रभाग होता है उससे हमें स्वीट एंड साल्टी होने का पता चलता है, यानी कि नमकीन और मीठे होने का पता चलता है। तो इससे हमें टेस्ट की चीज़ें पता चलती हैं, यानी कि जीभ पर विभिन्न स्वाद के विभिन्न क्षेत्र होते हैं। तो इसी तरीके से हमें जीभ पे हम अनेक भागों से टेस्ट लेके हम जीभ की चीज़ों को पता करते हैं कि वह किस टेस्ट में है। तो नेक्स्ट है हमारा भोजन नली गशका, जिसे हम फूड पाइप यानी ओएसोफेगस भी कहते हैं। तो इसमें जो भोजन होता है वह ग्रास यानी फूड पाइप में जाता है। नेक्स्ट है हमारा भोजन नली एवं गशका, जिसके द्वारा
हमारा फूड जो होता है वह अंदर होता है, यानी कि वहाँ से गुजरता है। निकला हुआ ग्रास नहीं जाता, ग्रसिका में जाता है। जो हमारा फूड हम जब खाते हैं तो वह इसी से होकर गुजरता है। तो ग्रसिका जो होती है गले एवं वक्ष से होती हुई गुजरती हुई जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है और वास्तव में संपूर्ण आहार नली संकुचित होती रहती है तथा ये गति जो होती है भोजन को नीचे की ओर ढकलती है, पुश करती है कि नीचे जाए। कभी कभी हमारा महाशय जो होता है, जब हमारा महाशय हो जाता है खाए हुए भोजन को एक्सेप्ट नहीं करता है और वह वॉमिटिंग के रूप में बाहर निकाल देता है। तो इस घटना जो होती है उसे वॉमिटिंग कहते हैं, जब हमारा भोजन बाहर निकाल दिया जाता है। तो जैसे कि जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो तो इसके कारण के विषय में सोचा होगा। तो आपने जैसे कि ये भोजन है और हम भोजन खाते हैं, वह ग्रसिका फूड पाइप से होकर गुजरता है और हमारे अमाशय में यानी कि स्टमक में चला जाता है। तो ग्रसिका में भोजन की यह गति होती है, जैसे कि हमने आपको बताया कि जो ग्रसिका में भोजन गति होती है, सबसे पहले हम जब फूड को खाते हैं तो वह फूड पाइप से गुजरता है और वह स्टमक तक पहुंचा जाता है। फिर उसके बाद उसमें क्रिया होती है, वह अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन अलग अलग पार्ट्स में यूज होते हैं। नेक्स्ट है हमारा अमाशय। अमाशय जो होता है मोटी भित्ति वाला एक थैलीनुमा संरचना होती है, यानी कि एक बैग की तरीके होती है। इसका स्ट्रक्चर होता है वह बैग के तरीके होता है और वह चपटा होता है और जे शेप का होता है और इसका जो भाग होता है वह बहुत ही चौड़ा होता है। ये जो भाग होता है सबसे चौड़ा भाग होता है, जो हमारे डाइजेशन सिस्टम का ये भाग है वह सबसे चौड़ा होता है और ये एक और जो होता है इसमें फूड पाइप से खाद्य प्राप्त करता रहता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है। अमाशय का जो इंटरनल जो पार्ट होता है, जो इंटरनल जो आंतरिक स्तर जो होता है, जो सतह होती है, सरफेस होती है, मतलब श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एचसीएल तथा पाचक रस जो कि डाइजेस्टिव जूस होते हैं वह सेक्रेट करती है और जो श्लेष्मल अमाशय के आंतरिक अस्तर को सेव करता है, सेफ्टी प्रदान करता है। और अम्ल जो होते हैं अनेक ऐसे बैक्टीरिया को नष्ट यानी कि डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो भोजन के साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं। यानी कि जो डाइजेशन की प्रक्रिया में जो डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं वह ऐसे जो एंजाइम्स या बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, तो उसे वह नष्ट कर देते हैं जो कि वहाँ तक पहुँचते हैं और ये माध्यम को अम्लीय बना देता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। तो पाचक रस जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है, यानी जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वह भोजन को सरल पदार्थ यानी कि सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज कर देते हैं। क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं वह पाचक जो अम्ल होते हैं उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो निकलता है वह उस बैक्टीरिया को नहीं जाने देता है और वह उसको भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है। इसलिए कभी कभी जब हम कोई काफ़ी एसिडिक चीज़ खा लेते हैं तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हमारा जो पेट होता है वह स्वयं ही अम्लीय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रवित कर होता है, यानी कि सेक्रेट कर होता है। इसलिए जब हमारे पेट में अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए हमें एसिडिक चीज़ों को कम खाना चाहिए जिससे कि प्रॉब्लम्स ना हो। नेक्स्ट है हमारा क्षुद्रांत। जो क्षुद्रांत होता है वह 7.5 मीटर लंबा अत्यधिक कुंडलित नली होती है और यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है और इसका अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ स्रावित होते हैं, यानी कि जो डाइजेस्टिव जूस इसकी भित्ति से भी प्राप्त होते हैं। हमारे डाइजेशन सिस्टम में बहुत सारे डाइजेस्टिव प्राप्त होते हैं जिससे ही हमारा डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। जो यकृत होता है वह गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी दक्षिण अवस्थित होती है, यानी कि वह राइट साइड स्थित होती है और वह सही सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो ये जो पित्त रस को स्रावित करती है, यानी कि ये बाइल जूस को स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है, तो उसे हम पित्ताशय यानी कि गाल ब्लैडर कहते हैं। इसे इंग्लिश में गाल ब्लैडर कहते हैं और पित्त रस को इंग्लिश में बाइल जूस कहते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करनी है। तो पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो पित्त रस होता है यानी जो बाइल जूस होता है वह हमारे जो फैट होता है उसको डाइजेशन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की एक बड़ी ग्रंथि होती है, यानी कि जो अग्नाशय का रंग होता है वह हल्के पीले रंग की होती है जो अमाशय की ठीक नीचे स्थित होता है, जैसा कि हमने फिगर में देखा था। जैसे कि जो अग्नाशय ठीक नीचे स्थित होता है और कार्बोहाइड्रेट्स एक प्रोटीन पर क्रिया करता है। जो अग्नाशयी रस होता है यानी जो अग्नाशय जो होता है वह डाइजेस्टिव जूस जो सेक्रेट कर होता है वह अग्नाशयी रस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है और आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन जो होता है क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंच जाता है जहां आंत रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं और वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन अम्लो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वह सरल शर्करा में और जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी जो सरल शर्करा है वह उसे ग्लूकोज भी कह सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं और वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन होता है वह एमिनो में परिवर्तित हो जाता है। तो इसे आप याद कर सकते हैं। जैसे कि हमें एक इमेजिंग फैक्ट पता चला था, एक अचानक से एक चीज़ खोज हुई थी कि हमें एक इमेजिंग फैक्ट पता चला। जैसे कि जब कोई व्यक्ति था जो कि कार एक्सीडेंट में हो गया था, उसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ था 1822 ईस्वी में।
तो एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति था जिसे गोली लगने के कारण बुरी तरह से वह घायल हो गया था और गोली से वक्ष जो था उसका बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो चुका था और अमाशय में भी उसका होल हो चुका था। इसलिए उसे विलियम ब्यूमांट जो नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास उसे ले जाया गया और चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली परंतु वह अमाशय के क्षेत्र भलीभांति बंद ना कर सकता। यानी कि वह उसके ट्रीटमेंट तो उसने कर दिया लेकिन वह उसको भलीभांति उसका नहीं बंद कर सका था। लेकिन उसी टाइम उसने अमाशय की गतिविधियों को देखा था कि स्टमक में हमारे भोजन का पाचन कैसे होता है। तो इस तरीके से हमें पता चला कि हमारे जो स्टमक होता है वो भोजन को मंथन करता है, वो उस भोजन को पाचन कराता है। इसकी भित्ति से तरल स्रावित यानी कि जो अमाशय होता है, अमाशय जो इंटरनल भित्ति होती है, जो इंटरनल पार्ट होता है, वहाँ से उससे भी एक डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट होता है जो भोजन को पचा सकता है, यानी कि जो डाइजेशन करने में हमें शायद हेल्प करता है। तो उसने यह भी देखा कि हमारे क्षुद्रांत में तभी खुलता है जब अमाशय भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है, यानी कि जो हमारा भोजन है जो हम फूड पाइप के द्वारा अमाशय में जाता है, जब वो पूर्ण कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुका होता है तभी वह क्षुद्रांत में खुलता है। और फिर उसके बाद उसकी क्रिया होती है कि क्षुद्रांत में कैसे क्रिया होती है, तो वह क्षुद्रांत फिर अवशोषण करता है भोजन का। तो नेक्स्ट हम जानेंगे कि क्षुद्रांत में अवशोषण कैसे होता है, यानी कि जब हमारा अमाशय जो होता है जब भोजन को पूरी तरह से पचा देता है तो फिर क्षुद्रांत में खुलता है। तो उसके क्षुद्रांत में क्या एक्शन होता है, तो एक्टिविटी क्या होती है, जैसे कि क्षुद्रांत में जो होता है पचा हुआ भोजन जो होता है अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। तो इस प्रकार को अवशोषण कहते हैं, एब्जॉर्प्शन, वे एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस चीज़ को। जो क्षुद्रांत की जो आंतरिक भित्ति होती है उसमें एक फिंगर के समान स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिसे दीर्घ यानी कि विली कहते हैं, रसांकुर कहते हैं, इंग्लिश में विली कहते हैं। तो क्या आप जैसे कि अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घ की आंत्र में क्या भूमिका है। तो दीर्घ होते हैं वह जो पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तेलछेद बढ़ा देते हैं, यानी कि जो जैसे कि फिंगर्स टाइप की जो संरचना होती है जिसे हम विली कहते हैं इंग्लिश में, तो उसको जो होता है वह एक एरिया को वाइड कर देते हैं, उसका जो सरफेस एरिया होता है उसे बढ़ा देते हैं। तो दीर्घ रोम का हमारा ये काम होता है। प्रत्येक दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है और दीर्घ रोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों के स्थान रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता रहता है और जहाँ उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। तो इस प्रकार को सौंगिकरण कहते हैं, यानी कि अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, तो जहाँ उनको उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। तो इस प्रक्रम को हम सौंगिकरण कहते हैं। तो इस डेफिनेशन को भी हमें याद करना है। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है। जो कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन जो होता है वो ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है। तो जो कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। तो भोजन का अवयव जिसका पाचन नहीं हो पाता है तो अवशोषण नहीं हो पाता है, तो बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है। तब हम बृहदान्त्र देखेंगे कि बृहदान्त्र छद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है, यानी कि जो बृहदान्त्र जिसे हम बड़ी आंत कहते हैं, इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं और क्षुद्रांत को हम स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन छोटी आंत कहते हैं क्षुद्रांत को। तो बृहदान्त्र जो होता है वह छोटी आंत होती है, छोटी आंत बहुत बड़ी होती है, 7.1 सेंटीमीटर 7.1 मीटर शायद होती है। तो जो इतनी बड़ी होती है वो बहुत बड़ी होती है, तो ये लेकिन उसकी अपेक्षा छोटी होती है, लेकिन इसे बड़ी आंत इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका सर्फेस एरिया वह बड़ा होता है, वह चौड़ी होती है। तो बृहदान्त्र क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है, लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। बचा हुआ अपचयित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्धठोस जो मल के रूप में रहता है वह समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे हम निष्कासन कहते हैं, यानी कि हमारा डाइजेशन प्रोसेस पूरा हो गया और वह समय द्वारा पॉटिंग के फॉर्म में निकाल दिया जाता है, यानी कि मल के रूप में, जिसे एनएस द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। और ये जो हमारा पचा भोजन है तो वह क्षुद्रांत में रहता है और समय समय पर निकाल दिया जाता है। तो नेक्स्ट हम जानेंगे घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। तो जैसे घास खाने वाले जंतुओं में जो पाचन होता है जिसे हम रूमिनेंट्स कहते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, घास आदि ये सभी शाकाहारी जीव होते हैं, जंतु होते हैं। तो वे उस समय जो होते हैं उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खा रहे होते हैं। तो वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निकल कर अमाशय में जल्दी जल्दी से भर लेते हैं और फिर उसको पार्सली, यानी कि वो पार्सली खाते हैं, यानी कि वे थोड़ा थोड़ा वे खा लेते हैं और उसको इकट्ठा कर लेते हैं। ये तो ये भाग जो होता है जहाँ वे इकट्ठा करते हैं तो उसे हम प्रथम अमाशय रूमेन कहते हैं, कहलाता है। रूमिनेंट, इन्हें हम रूमिनेंट कहते हैं। इसे रूमिनेंट जो होता है जो इस तरह से भोजन करते हैं उसे हम रूमिनेंट कहते हैं। तो रूमिनेंट में अमाशय 4 भाग में बटा होता है, यानी कि इसे हम 4 टाइप से बांट सकते हैं, 4 पार्ट में बटा होता है। रूमेन भोजन का आंशिक पाचन होता है, यानी कि पार्सली डाइजेशन होता है, जिसे हम जुगाल यानी कड कहते हैं। जो रूमेन होता है उसको हम कड कहते हैं, जुगाल। परंतु बाद में जंतु जो होते हैं इसके
उसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में खाता है, यानी कि जब उसको पार्सली डाइजेस्ट कर लेता है, उसको इकट्ठा कर लेता है, तो वो जब आपने जैसे देखा होगा कि जानवर जो होते हैं, जो भैंस गाय होती है, वह कुछ नहीं भी खाती तभी उनका मुंह जो होता है वह चलता रहता है, वो मुंह को चलाती रहती है। तो इसी को हम कहते हैं जुगाली करना, यानी कि इसी तरह से वो पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता रहता है और वह चबाते रहते हैं। तो इसे हम चबाता रहता है। तो इस प्रक्रम को रोमंथन कहते हैं, यानी जुगाली करना कहते हैं। तो ऐसे जंतु रूमिनेट एवं रोमंथी कहलाते हैं। जैसे गाय भैंस होगी वह रूमिनेट होते हैं। तो घास में जो होता है सेलुलोज की प्रचुरता होती है और इनके पेट में एक ऐसा एंजाइम पाया जाता है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकता है, लेकिन मानव में ऐसा एंजाइम नहीं होता है जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके, क्योंकि जो भी है पेड़ है, घास है, जो भी है, तो उसमें सेलुलोज जरूर पाया जाता है और हमारे पेट में ऐसा एंजाइम नहीं होता है जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके। तो इनके पेट में एक ऐसा एंजाइम होता है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाता है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। किसी रूमिनेट अथवा रोमपंथी जो पशु होता है, हिरन जो होते हैं आदि के रूमेन में सेलुलोज का पचन करने में जीवाणु पाए जाते हैं, यानी कि इनके पेट में ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं। बहुत से जंतु हैं मानव सेलुलोज का पचन नहीं कर पाते हैं, यानी बहुत से जंतु भी होते हैं और मानव जो होते हैं वे सेलुलोज का पचन नहीं कर पाते हैं। जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश आदि व क्षुद्रांत एवं बृहदांत के नीचे एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे हम अंधनाल कहते हैं। जैसे कि ये दिखाया गया है इसमें अंधनाल, जैसे कि यह वाला पार्ट जो है वह ग्रेस्का है और नेक्स्ट जो है ग्रीन कलर का वह रूमेन है और इसे हम क्षुद्रांत्र कहते हैं। और नीचे वाला पार्ट अंधनाल अमाशय है और ये अंधनाल वाला पार्ट है जो ऑरेंज कलर का में दिख रहा है। और बृहदांत्र जैसे ही पिक्चर में दिखाया गया है कि जो पर्पल कलर का पार्ट है उसे हम अंधनाल कहते हैं और बृहदांत्र कहते हैं। ऑरेंज वाले पार्ट को अंधनाल कहते हैं और बैगनी वाले पार्ट को हम बृहदांत्र कहते हैं। जैसे कि गाय की आप इस पिक्चर को पूरी तरह से देख सकते हैं कि इसमें पूरे पार्ट्स को दिखाया गया है, क्योंकि इस तरीके से भोजन को जुगाली करती थी, इस तरह से अपने भोजन को इकट्ठा करती रहती हैं। तो जैसे कि बृहदांत्र के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जैसे कि हमने पिक्चर में देखा, तो उसे अंधनाल कहते हैं। वह ऑरेंज कलर के जैसे कि बनी हुई है। भोजन के सेलुलोज का पचन यहाँ पर कुछ जीवाणु द्वारा किया जाता है, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जहाँ पे सेलुलोज का पचन हो जाता है, तो जो मनुष्य के आहार में उपस्थित नहीं होता है। जैसे कि हमने इसके विषय में पढ़ा कि सेलुलोज उपस्थित नहीं होता है हमारे में। तो हम नेक्स्ट हम जानेंगे कि एक और विधि जिससे कि हम भोजन किया जाता है। तो अमीबा में संवरण में पाचन, यानी कि जो अमीबा में भोजन कैसे करता है। तो अमीबा जो होता है वह एक कोश की होता है और जलाशय में रहता है। तो अमीबा में जो भोजन का पाचन होता है वह पदार्थ द्वारा होता है। और जो अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, यानी कि एक सेल मेम्ब्रेन होती है। एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका जो होती है द्रव में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं। अमीबा जो होता है कंटिन्यूसली अपने शेप को चेंज करता रहता है और उसमें एक फिंगर के समान काफ़ी सारे प्रवर्ध निकले होते हैं, यानी जिसे हम पदार्थ यानी कि कृत्रिम पाव कहते हैं, और उन्हें गति भोजन पकड़ने में सहायता करता है। अमीबा जो कुछ होता है वह सूक्ष्म जीवों का आहार करते हैं, यानी छोटे छोटे जीवों का आहार करता है। जैसे भोजन का आवाज़ होता है तो वह उसी तरफ चला जाता है, उसी तरफ पैर को बढ़ा देता है अपने, तो इसलिए खाद्य कण के चारों ओर पदार्थ विकसित करके उसे निकल लेता है और खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। जैसे कि खाद्य धानी में ही पाचक स्त्रवित होते हैं और ये खाद्य पदार्थों पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पर पचा हुआ जो धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है, मतलब धीरे धीरे वह उसे खा लेते हैं और वह अवशोषित हो जाता है और धीरे धीरे डाइजेस्ट कर लेते हैं उसे। अवशोषित पदार्थ अमीबा की डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होता है, जिसका उससे डेवलपमेंट होता है। तो बिना पचा हुआ जो होता है अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाला जाता है, जो जैसे कि हम लोग मल के रूप में बाहर निकाल लेते हैं, इसी तरह से वो खाद्य धानी द्वारा हम एनस से बाहर निकालते हैं, तो वह खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। जो अनडाइजेस्ट फूड होता है, जो डाइजेस्ट कर लेता है तो डाइजेस्ट हो जाता है। भोजन के जो पाचन का आधार प्रक्रिया में सभी प्राणियों में समान है, लेकिन जिससे खाद्य पदार्थ सरल पदार्थ में परिवर्तित किए जाते हैं वो ऊर्जा मुक्त होती है। अगले जैसे कि अमीबा की जैसे पिक्चर्स में दिखाया गया है, अमीबा में केंद्रक, पादाब और ये खाद्य कण का अंतर्ग्रहण, जिसके द्वारा वह अंतर्ग्रहण में भोजन को ग्रहण करते हैं पादाब द्वारा, यानी कि जहाँ वो होता है, जहाँ उन्हें लगता है कि वो शिकार है, उनका छोटे छोटे जीव है, तो उसी तरफ अपने पादाब को बढ़ा देते हैं खाद्य धानियाँ, जिसके द्वारा वह भोजन अनडाइजेस्ट फूड जो होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। और बहिक्षेपित अपशिष्ट, यानी कि जैसे कि खाद्य जो निकालते हैं वह उसे बहिक्षेपित अपशिष्ट कहेंगे। तो इस तरीके से अमीबा जो होता है अपने डाइजेशन प्रोसेस को पूरा करता है। हमने इस चैप्टर में जाना कि डाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है। जैसे कि हमारा जो फूड पाइप सबसे पहले बकल कैविटी में आता है, यानी कि मुख कोशिका में, फिर ग्रास नली में आता है, फिर अमाशय में आता है, फिर लीवर जो होता है वह जूस को सेक्रेट करता है। तो इस तरीके से हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस पूरा होता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, फिर उसे एनएस द्वारा बाहर निकाल दिया। तो इस तरह से हमारे डाइजेशन का प्रोसेस पूरा होता है। और नेक्स्ट हमें जाना था कि जानवर कैसे प्रोसेस करते हैं, जिसे हम रोमंथी कहते हैं, जिसे रूमेन कहते हैं, और वे अपने जो घास को प्रोसेस करते रहते हैं, यानी कि जो पार्सली हम डाइजेस्ट फूड जो खाते हैं तो उसे वो जो
चबाते रहते हैं तो उसे हम जुगाली करना कहते हैं। और नेक्स्ट में जाना अमीबा डाइजेशन कैसे करता है, अमीबा में डाइजेशन फूड प्रोसेस कैसे होता है। तो वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई डाउट्स या क्यूरी हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। अच्छा लगा तो शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए।